सो हे वीवर्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में एनिमल किंगडम के बारे में, जो कि आपके क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है और क्रैश कोर्स की नंबर 4 वीडियो है। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम जी क्रैश कोर्स का। और चलिए करते हैं शुरुआत इस चीज़ की भी। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो आपको ज़रा बता दूं, हिंदी में से बोलते हैं क्या, एनिमल जगत, माने पूरे वर्ल्ड के एनिमल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सारे एनिमल के बारे में। तो क्योंकि नंबर तो बहुत ज़्यादा ह्यूज है उनके, तो यहाँ पर हम इनको ग्रुप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एनिमल किंगडम को 11 अलग अलग फाइलम में डिवाइड करा गया है। जैसे कि मैं ज़रा फाइलम के नाम लिख देता हूँ। पॉरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, then Ctenophora, then Platyhelminthes, then Aschelminthes, then Annelida, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्क। ये आपको साथ साथ याद करने हैं, 7-8 हो गए ना। Echinodermata, then Hemichordata, एंड लास्ट में क्या आएगा, कॉर्डेटा। ये 11 फाइलम एक्चुअली में इस चैप्टर के अंदर हमें ये सारे फाइलम पढ़ने हैं, तो ही ये चैप्टर हमारा को कंप्लीट माना जाएगा। मैं आपको ज़रा बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो चीज़ें इन सब में कॉमन है हम उनको पहले पढ़ लेंगे एक साथ, ठीक है। जो इन सब में कॉमन है वो सब हम पहले ही पढ़ लेंगे। उसके बाद हर एक फाइलम के सिर्फ उन मेन पॉइंट्स का जिक्र करेंगे जिस पे क्वेश्चन आते हैं। माने हर फाइलम के 2-3 पॉइंट ऐसे जो मेन हैं, हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते पहले इन फाइलम से। पहले इनके नाम आपको याद करने हैं इसी सीक्वेंस में। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथिस, एस्केल्मिंथिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। अब याद करने में जुगाड़ मैंने बना रखा है, बहुत आसान है। एक पप्पू है, पप्पू चमेली से मोहब्बत करता है और चमेली पप्पू से कहती है कि चलो आज हम शादी कर लेते हैं। पप्पू कहता है नहीं, आज हम शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे कल। चमेली कहती है ठीक है। तो चमेली अगले दिन फिर आती है, फिर बोलती पप्पू से कि चलो आज शादी कर लेते हैं। अगले दिन माने सेकंड डे भी पप्पू क्या बोलता है, शादी आज नहीं कल करेंगे। और सेम बात अगले दिन भी होता है। तीसरे दिन आती है चमेली, बोलती है कि चलो पप्पू शादी कर लेते हैं। और फिर से पप्पू क्या कहता है कि जी हम शादी कल करते हैं। और जब 3 दिन लगातार रिजेक्शन होती है तो चमेली को आता है गुस्सा कि इसका तो नखरी बहुत बढ़ रहा है। चमेली उसे लात मार के चली जाती है कि मैं तेरे शादी नहीं करूँगी, तू सिंगल ही मर। तो यहाँ पर इस कहानी को याद रखना कि पप्पू से चमेली प्यार करती है। चमेली 3 बार पूछती है शादी के लिए और वो तीनों बार मना करता है कि नहीं मेरे को नहीं करना, मतलब करनी नहीं है लेकिन कल करेंगे, परसों टाल रहा है। और वो इसे ऐसे ही छोड़कर चली जाती है कि ये तो सिर्फ टालने वाला इंसान है। तो याद कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। पप्पू चाहे चमेली को पर 3 दिन मना करता है ना कि आज नहीं आज नहीं आज नहीं, पर आज में कहता ना कि आज नहीं में वो इसे ऐसे ही छोड़कर चली गई। सो पप्पू चाहे चमेली को पर आज 3 दिन मना करता है, में वो इसे ऐसे ही छोड़कर चली गई। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्रिक से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी याद करने में, क्योंकि देखिए आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए भाई, आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। इसके लिए आप कोई मतलब शॉर्टकट तो नहीं निकाल सकते, तो लेकिन ट्रिक आपकी शायद हेल्प कर सकती है। सवाल ये है कि हमने इन 11 फाइलम को डिवाइड कैसे करा। ऑब्वियसली बात है, जब भी हम कभी डिवाइड करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो कोई पर्टिकुलर बेसिस के बेस पे ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हमने क्या करा, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बेसिक फीचर है जिस फीचर के बेसिस पे हमने इनको अलग करा। मैं उनमें से कुछ फीचर की बात करता हूँ, कुछ की, सबकी तो बात नहीं करी जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को काटने पे बॉडी के पार्ट्स कैसे मिलते हैं, दैट इज नॉन एज बॉडी सिमेट्री। जैसे बॉडी सिमेट्री 3 प्रकार की होती है। एक होता है एसिमेट्रिकल बॉडी, एक होता है रेडियल सिमेट्री, एक होता है बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल बॉडी क्या, लाइक सपोज इस तरह की अगर कोई बॉडी हो, क्या आप इस बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो?
नॉट पॉसिबल। जिस बॉडी को आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सको उस बॉडी को क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बॉडी। पॉरीफेरा इसका एग्जाम्पल है, पॉरीफेरा के मेंबर एसिमेट्रिकल बॉडी शो करता है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, इनके केस में आप इनको दो इक्वल हाफ पे डिवाइड कर सकते हो बट मोर देन वन एक्सिस से। इसके पास एक एक्सिस ऐसे है जिससे आप डिवाइड कर सकते हो, एक एक्सिस ऐसे है, एक एक्सिस ऐसे है, जिसके पास बहुत सारे, मान लो दिस इज A1 एक्सिस, A2, A3, A4, तो यहाँ पर आप 4 डिफरेंट एक्सिस या 5, 6 जितनी मर्जी आप ले सकते हो। जब आप एक बॉडी को मल्टीपल एक्सिस से डिवाइड करो और वो इक्वली डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्रिकल क्या होता है कि इसके अंदर जैसे ये होता है कि हम यहाँ पे डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट से हम इसको इक्वल हाफ कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन की बॉडी होगी, ह्यूमन की बॉडी को और बीच में से अगर हम पनीर की तरह काटें तो सिर्फ इसी केस में हमें इक्वल हाफ मिलेगा। अगर आप किसी पर्सन को सोचो कि इस एक्सिस से कट करो तो आपको वहाँ पर इक्वल हाफ नहीं, क्योंकि ऊपर मुंडी नीचे मुंडी है ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, बायलैटरल में सिर्फ एक एक्सिस होती है लेकिन यहाँ पर मल्टीपल एक्सिस होती है जिससे आप डिवाइड कर सकते हो। ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया, सॉरी ये आपका एग्जाम्पल हो गया। हाँ, इससे आप सेलन टेटा एंड टीनोफोरा दोनों एग्जाम्पल ले सकते हो। सेलन टेटा एंड टीनोफोरा दोनों एग्जाम्पल आप क्या लोगे, रेडियल सिमेट्री। एंड यहाँ पर आपके आती है प्लेटी हेलमिन्थिस से शुरू होती है कहानी और प्लेटी से लेके कॉर्डेट तक ये सारे क्या हैं, दे ऑल आर बायलैटरल सिमेट्री। एंड ये वाले क्या हो गए, दे आर रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी एंड दे हैव एसिमेट्रिकल बॉडी। सो यहाँ पर सिमेट्री के बेस पे 3 टाइप हो गए, ठीक है। सो ये हो गया आपका सिमेट्री। अब बात करते हैं सेकंड चीज की, दैट इज जर्म लेयर। जर्म लेयर के बेस पे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, सुनो। आपको बता दूं कि एक होता है जाइगोट और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बनता है एक पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म। सवाल है न्यू ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो के किस पार्ट से बनता है। हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो में लेयर्स बनती हैं, वो लेयर्स उस नए ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। उन लेयर्स का नाम क्या है, सुनो। एक है एंडोडम, एक है एक्टोडम। यहाँ पर ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये 2 लेयर से मिलके बना है, माने 2 लेयर ने इसकी पूरी बॉडी को बनाया है। तो इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म मैं बोलूँगा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहाँ पर ये रहा जाइगोट और ये रहा एम्ब्रायो और यहाँ पर अब की बार 2 नहीं, अब की बार 3 लेयर आई हैं। और 3 लेयर कौन कौन सी, 2 तो ये होगी और तीसरी लेयर कौन सी आ गई, मेसोडर्म। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा न्यू ऑर्गेनिज्म, मैं बोल सकता हूँ कि वो बेसिकली उसको बनाने के लिए 3 लेयर का यूज़ हुआ। कौन कौन सी, एक्टोडम, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म, डिप्लो और ट्रिप्लो। डिप्लो कौन, जिनकी बॉडी से 2 जर्म लेयर से बनी हो, एक्टोडम एंड एंडोडम। और ट्रिप्लो कौन, जिनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी हो। याद रखना कि ये जो लेयर है ये आपको सिर्फ एम्ब्रियो में मिलती हैं, एम्ब्रियो के बाद ये आपको लेयर्स नहीं मिलते, उसके बाद इन लेयर्स के बनाए गए प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। सो सेकंड चीज़ क्या होगी, जर्म लेयर के बेस पे। अगर बात करूँगा डिप्लोब्लास्टिक की, तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक, और प्लेटी से लेके एंड तक क्या जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसको आप साथ साथ में पॉज करके वीडियो आप लिखते रहिए, ठीक है। पॉरीफेरेटिस, टीनोफोरा, डिप्लो एंड देन उसके बाद से सारा ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जर्म लेयर की बात तो हमने कर ली है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज नॉन एज बॉडी कैविटी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कई लोग सीलोम पढ़ते हैं, कई लोग सीरम पढ़ते हैं, मैं इसे सीलम पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक सीलम है जिसको हम बोलते हैं क्या, सुनो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे मान लो ये एक पर्सन हो गया, ये इसकी गर्दन होगी और इसका ऐसे फेस लगा हुआ है। अगर इसको हम इस तरह से इसका हम इस तरह से इसकी कटिंग करें तो कटिंग करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको हम इसका कैसे कट करें तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा ही मिलेगा। मतलब बॉडी की चारों तरफ की कवरिंग मिलेगी जिसको बोलते हैं बॉडी वॉल, और यहाँ पर मिलेगा इसका एलिमेंट्री कैनाल, इस तरह से जाएगा ना, इस तरह से ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको टॉप व्यू देखता हूँ, मैंने ऊपर से देखता हूँ यहाँ से, तो ऊपर से देखने से मुझे क्या मिलेगा, ये देखो टॉप व्यू देखने से मुझे मिलेगा एक सर्कल ऐसे, ठीक है, एक सर्कल मिलेगा ऐसे और सेंटर में मिलेगा सर्कल ऐसे। ये वाली चीज़ जानते हैं, ये होगी बॉडी वॉल, ये हो गया गट माने एलिमेंट्री कैनाल हो गया। गट
और बॉडी वॉल के बीच में जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। गट और बॉडी वॉल के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज बॉडी कैविटी। और अगर ज़रा ध्यान से देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कि इस बॉडी कैविटी के चारों तरफ एक लेयर हो, जो ग्रीन लेयर है ये लेयर हो अगर, तो सुनो क्या हो जाएगा, फिर ये अलग ही चीज़ बन जाएगी। मैं क्या बोलूँगा, ये जो बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी चारों तरफ से एक लेयर से कवर है। इस लेयर का नाम है मेसोडर्म। ठीक, क्या हो गया ये? मेसोडर्म। तो अगर मैं बोलूँ कि बॉडी कैविटी सराउंडेड बाय मेसोडर्म, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर बस यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, सीलम का मतलब होता है बॉडी कैविटी सराउंडेड बाय मेसोडर्म इज नॉन एज क्या? सीलम। तो बॉडी कैविटी के अगर चारों तरफ आपके मेसोडर्म की लाइनिंग है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? सीलम। तो सीलम का मतलब क्या हो गया कि खाली जगह तो है, लेकिन खाली जगह के चारों तरफ किसकी कवरिंग है? मेसोडर्म की कवरिंग है। तो यहाँ पर मैं सीलम के बेस पे बताता हूँ, हमको 3 टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं सीलम के बेस पे, सिर्फ सीलम के बेस पे। तो पहला एक केस आता है एसीलोमेट, जिनके पास सीलम होता ही नहीं है, बॉडी कैविटी है ही नहीं, अंदर कोई खाली जगह है ही नहीं। एग्जाम्पल में कौन आ गए? एज यूजुअल पॉरीफेरा सबसे पहले लपेटे में आते हैं। देन सेकंड चीज़ यहाँ पे जो आती है इसके बाद आता है सीडोसिलोमेट। ये कहानी बड़ी गजब की है, सीडोसिलोमेट। अच्छा, यहाँ पे पॉरीफेरा से लेके टिग्नोफोरा तक है, सॉरी प्लेटी तक। अच्छा सुना, सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट नाम से आ रहा फॉल्स सिलम, दे हैव फॉल्स सिलम। मतलब देखना, ये बॉडी वॉल, गट, अब इनके पास देखना, इनके मेसोडर्म जो है ना वो लाइन नहीं होते, ऐसे पाउचेस पड़े होते हैं, कहीं कहीं पे मेसोडर्म पड़े होते हैं ऐसे, इस तरह से, इस तरह से ये। तो यहाँ पर ये मेसोडर्म के पाउचेस पड़े हुए हैं, और जो ये बाकी जगह मिल रही है आपको यहाँ पे, ये पूरी जगह, ये पूरी क्या होगी? दिस इज बॉडी कैविटी। सो यहाँ पे क्या बॉडी कैविटी चारों तरफ से कवर है मेसोडर्म से? नहीं ना, यहाँ पे नहीं है कवरिंग, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो बहुत जगह मेसोडर्म एब्सेंट है, बट कैविटी तो है, बॉडी कैविटी है, लेकिन मेसोडर्म पूरी तरह से इसके पास नहीं है। यहाँ पे मेसोडर्म के यहाँ पे इसके पास क्या है? पाउचेस। सो कंप्लीट सीलम कब बोलते हैं? जब कंप्लीट बॉडी कैविटी हो और कंप्लीट लाइनिंग हो मेसोडर्म की। यहाँ पे कंप्लीट लाइनिंग नहीं है मेसोडर्म की, दैट्स वाई इसको हम कंप्लीट सीलम तो नहीं बोल सकते, इसलिए इसको बोलते हैं सीडोसिलोमेट। एग्जाम्पल क्या हो गया? एस्केलमेंथिस। सबसे पहले सीलम अगर कहीं मिला तो एस्केलमेंथिस, ठीक है प्रॉपर नहीं था लेकिन मिला उसी के पास। देन लास्ट में आता है सिलोमेट। आप जानते हो सिलोमेट क्या होते हैं? इनके पास सीलम पाए जाए, और वो कहाँ से कहाँ आएंगे? अगर एस्केलमेंथिस तक आएगा सीडो, तो एनलिडा से लेके एंड तक क्या आएंगे? सिलोमेट वाले आएंगे, माने जिनके पास सीलम प्रेजेंट है। इसके बाद बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है? ओपन मान लो ये हार्ट हो गया और ये बॉडी सेल्स हो गए, और यहाँ पर क्या होता है? एक ट्यूब के थ्रू ब्लड जो है ना हार्ट पंप करता है, और वो ब्लड डायरेक्टली बॉडी सेल्स के ऊपर गिर जाता है, डायरेक्टली ब्लड बॉडी सेल्स के ऊपर वो ब्लड गिर जाता है। आई मीन ब्लड डायरेक्टली बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और यहाँ से फिर नीचे ब्लड इकट्ठा होता है, देन वापसी से हार्ट को दिया जाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे सिस्टम के अंदर आर्टरी और वेन का कोई इस्तेमाल नहीं होता, कोई ब्लड वेसल का यहाँ पे यूज़ नहीं होता। यहाँ पे सेल्स ओपनली ब्लड के अंदर बात कर रहे होते हैं। जैसे हमें ना स्विमिंग जब करते हैं तो हम कूद जाते हैं पानी के अंदर, सेम जैसे आप मान लीजिए सेल हो गए, पानी आपका वो ब्लड हो गया। तो यहाँ पर क्या है? सेल डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, दिस इज नॉन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज के अंदर क्या होता है? जैसे यही चीज़ है, तो यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसे
डायग्राम पे ज़्यादा कुछ मत जाना। इस तरह से ब्लड किसी भी एंगल से बाहर नहीं आएगा, रहेगा अंदर ही, ठीक है। तो ये होगा क्लोज्ड। यहाँ पे आर्टरी वेन का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल तुम जानते हो, कॉर्डेट, इसमें कोई ऑर्डर नहीं आएगा, एक बात इसमें ऑर्डर नहीं आएगा। कॉर्डेट हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा हो गया एनिलिडा हो गया, जिसमें आर्थोम वगैरह आया करते हैं। इसकी बात करें तो मलस्क हो गए आपके, आर्थ्रोपोड्स हो गए। सो ये सब एग्जाम्पल में इसके आते थे। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, बट हाँ इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी गई है। सो दिस इज़ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। देन हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किस लेवल पे ऑर्गेनाइज हो रखी है। जैसे बता दूं, बेसिकली 3 लेवल हम लोग लेके चलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं। पहला हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड हो गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन लास्ट में आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप समझते हो कि यहाँ पर टिश्यू सेलुलर मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेल्स तो बहुत सारे होंगे नो डाउट, बट टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे ऑर्गन की फॉर्मेशन। सो ये वाला पॉरीफेरा में आ जाएगा, सेलन टेटा टीनोफोरा में आ जाएगा, और ये आपका प्लेटी से लेके कहाँ एंड के कॉर्डेट तक लेके जा सकते हो। सो यहाँ पर आप बेसिक से जाने के लिए आपने पहले पढ़ा हुआ है ये सब चीज़ें, ठीक है। सेलुलर माने सेल्स का एग्रीगेशन होगा, बट टिश्यू यहाँ पे नहीं बनने वाला, क्लियर है। सो ये यहाँ पर हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब जरा हम बात करते हैं बॉडी प्लान की, कि बॉडी किस तरीके से प्लान हो रखी है। बेसिकली 3 टाइप के बॉडी प्लान होते हैं, एक एग्रीगेट, एक ब्लाइंड सेक और एक ट्यूब विद इन ट्यूब। 3 तरह की बॉडी प्लान होती है। एग्रीगेट में क्या होता है, सेल्स एग्रीगेटेड फॉर्म में इकट्ठे, मतलब कहते हैं ना सेल्स एग्रीगेटेड फॉर्म में क्या होते हैं, एक जगह पे पाए जाते हैं। सो दिस इज एग्रीगेट फॉर्म, मतलब बॉडी सेल्स इकट्ठे हो रखे हैं बट टिश्यू नहीं बन रहा। तो एग्जांपल मालूम पड़ गया होगा, पॉरीफेरा का बेस्ट एग्जांपल आता है। ब्लाइंड सेक में क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू फूड एंटर करता है, उसी के थ्रू फूड बाहर निकलता है। माने जिसके थ्रू फूड एंटर करे वो माउथ होता है, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकले वो एनएस होता है। माने इनका माउथ और एनएस सेम, ठीक है। ज़्यादा सोचना मत, बट यहाँ पे बोलो हाँ कि जिनका माउथ और एनएस सेम हो, जिनके पास सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग हो, उनकी बॉडी प्लान कैसे बनती है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। देन ट्यूब विद इन ट्यूब, इनकी बॉडी ऐसी होती है, जब इनकी बॉडी को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी एक ट्यूब है, उसके अंदर एक ट्यूब किसी ने और डाल रखी है। अपनी बात कर लेते हैं, हमारी यदि बॉडी वॉल एक ट्यूब की जैसी हुई, और हमारा ईसोफेगस या हमारा एलिमेंट्री कैनाल वो भी तो एक ट्यूब के जैसा हुआ ना, तो कहीं ना कहीं हो रहा ना कि ट्यूब के अंदर ट्यूब डाल रखी है आपने, तो वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जैसे ये वाला तुम्हारा सेलन टेटा जो है दिखा देगा, जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ये आपको चालू करना है कहाँ से, अच्छा ये एंड प्लेटी हेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस से लेके कॉर्डेट तक, ये सब क्या शो कर रहे हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्लियर है। सो दिस इज़ योर बॉडी प्लान। तो ये हो गए बेसिक सी फीचर, और इसके बाद अगर तुम्हें कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और बाकी आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे से कुछ भी सवाल जो है पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरी आईडी मालूम हो गया आप लोगों को, विनय बायोलॉजी 11 एज यूजुअल। सो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। पप्पू चाहे चमेली को, पर आज में वो इसे ऐसे ही छोड़कर चली गई। तो मैं हर एक के मेन पॉइंट्स को जिक्र करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉरीफेरा लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे वो चीज़ें नहीं लिखने वाला, सेलुलर लेवल, एग्रीगेट बॉडी प्लान और एसिमेट्रिकल बॉडी, नहीं ये सब चीज़ें नहीं, जो चीज़ें इसमें नहीं है हम सिर्फ वो बात करेंगे। पॉरीफेरा का आधार कार्ड, माने पॉरीफेरा की आइडेंटिटी होती है, इसके पास एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसे हम बोलते हैं क्वानोसाइट और कॉलर सेल। ये सेल अगर किसी में पाया जाए तो आँख मूंद के बोल देना वो पॉरीफेरा है। सवाल इसे पॉरीफेरा बोलते क्यों है? पॉरीफेरा को मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ छेदूराम। क्या बोलते हैं? छेदूराम। छेदूराम क्यों? अगर इनकी बॉडी को ध्यान से देखोगे ना, इनकी बॉडी पे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, छेद मिलते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दे बियर मल्टीपल पोर्स ऑन देयर बॉडी, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट पॉरीफेरा। यहाँ पर ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ पोर्स दे लुक लाइक स्पंज।
ठीक है। सो ये स्पंज की तरह दिखते हैं, दैट्स वाई इसे हम स्पंज भी बोला करते हैं या स्पॉन्जीज भी बोला करते हैं। इनका एक नाम और है, दे आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जीज। ठीक है, स्पंज लाइक होता है ना, मतलब बॉडी में पोर्स है तो बिल्कुल स्पंज लाइक इनकी अपीयरेंस हो जाती है। और अगर मैं इनकी बॉडी बात करूँ तो इनकी बॉडी में जो ये पोर्स हैं, इन पोर को बोलते हैं ऑस्टिया, और जो ये मेन ओपनिंग है इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ से जैसे मान लो छेद कर लो और तो आपकी बॉडी की जो मेन ओपनिंग है ये ऑस्क्यूलम हो गया और ये हो गया ऑस्टिया। इनकी बॉडी में पानी का मूवमेंट कैसे होता है? पानी आता है ऑस्टिया के थ्रू और निकलता किसके थ्रू है? निकलता है ऑस्क्यूलम के थ्रू, पानी सारा बाहर जाता है। ये क्या करते हैं? ये मूव नहीं कर सकते, जहाँ वहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं? पानी में ही, पानी से अपना सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। पानी से जो पानी आता है उसमें फूड होता है, जो पानी अंदर आएगा तो ये उस पानी से फूड निकाल लेंगे और पानी को सारा बाहर भेज देंगे और फूड को कंज्यूम कर लेंगे, और जो वेस्ट आएगा वो पानी में डाल के उसको बॉडी के बाहर निकाल देंगे। सो यहाँ पर क्या आपने याद रखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इसका कॉलर सेल और क्वानोसाइट्स। और गाइस मैं आपको डिटेल स्टडीज़ की नहीं करा रहा, बिल्कुल नहीं करा रहा, और ना मैं कहूँगा आपको रिकमेंड करा, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई ऐसा जूलॉजिस्ट नहीं बनना है। आपको सिर्फ उतना करना जितने से आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके उसमें अच्छे मार्क्स आ जाए। क्योंकि आप सोचोगे नहीं नॉलेज मुझे और चाहिए, तो जितनी नॉलेज इसकी जब बुक खोलोगे सारा दिन नॉलेज तुम्हारा जो है ना कीड़ा जो सब शांत हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक एक फाइलम के ऊपर बुक लिखी जा चुकी है। तो आप कितना ही पढ़ लोगे, तो इसलिए अच्छा है आप सिर्फ उतना पढ़े जितने से आपका काम चल रहा है। ठीक है ना? कई बार होता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो जोश में क्या करते हैं, जैसे 11th में आता है जी नहीं हम तो सब पढ़ेंगे। अब पॉरीफेरा को उठा लेते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स में। ठीक है, अब इसके अलग जाते हैं, क्लासेस में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, चलो एक फाइलम तुमने याद कर लिया, लेकिन अगले में भी ऐसे होता नहीं कितने क्लासेस होंगी, तो एक या दो फाइलम में सारा जोश ठंडा, और जैसी जोश ठंडा बच्चा चैप्टर ही नहीं पढ़ता। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है, आप सिर्फ उतना पढ़े जितना आपके एग्जाम में आता है, जितना आपके काम का है। आपको जूलॉजिस्ट नहीं बनना 11th के अंदर, उसके लिए आपके पास पूरे लाइफ टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ भाई, तो ये हो गया पॉइंट, ये हो गया। और यहाँ पर बताऊँ मैं तो बेसिकली दे आर मेराइन वाटर ऑर्गेनिज्म, बट एक एग्जाम्पल जो कि फ्रेश वाटर का, इसको बोलते हैं स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर का स्पॉन्ज है, जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि अदरवाइज आप जो पढ़ोगे बाकी सारे वो सारे खारे पानी के होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जो फ्रेश वाटर का स्पॉन्जिस माना जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो कैविटी है ना, जो उसकी जैसे आपका स्टमक है, इसके पास जो खाली जगह होगी ना अंदर, जैसे मान लो ये हो गया, तो इसकी जो एम्प्टी स्पेस है इसे बोलते हैं स्पॉन्जियोसील कैविटी। मतलब कभी कभी ये नाम पूछते हैं स्पॉन्जियोसील कैविटी वगैरह, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉरीफेरा, जिसमें आपको सिर्फ याद रखना है कॉनोसाइट्स के बारे में, और दूसरा इन पोर वगैरह के बारे में। क्लियर? इसके आगे बढ़ते हैं। तो पॉरीफेरा के बाद बारी आती है सिलेंटेटा की, और यू कैन से नाइडेरिया भी इसका एक नाम है। पहले नाइडेरिया बोला करते जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव गॉट नाइडोब्लास्ट सेल्स। इसे आप नाइडेरिया भी बोलते हो या सिलेंटेटा। एज यूजुअल आप बोलोगे रेडियल सिमेट्री फलाना ठिकाना, वो सब मैं नहीं बोलने वाला। बेसिक सी बात करते हैं, इनके पास एक सेल्स मिलते हैं, तो बोलते हैं नाइडोब्लास्ट सेल्स। इस सेल्स की वजह से इन्हें नाम क्या दिया गया है? नाइडोब्लास्ट सेल्स। ये नाइडेरियंस। नाइडोब्लास्ट सेल्स ये समझ लीजिए कि जैसे आपके हाथों में तो खंजर है कि आपको कोई छेड़ नहीं सकता, छेड़ मतलब आपको परेशान नहीं कर सकता, सेम ऐसे ही इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे अपने पास नाइडोब्लास्ट सेल्स निकाल लिए। नाइडोब्लास्ट सेल्स की तरह से एक बहुत ही कांटे जैसा स्ट्रक्चर नाइडोब्लास्ट सेल्स के अंदर से छुपा होता है। जैसे कोई इसको टच करता है, वो जो नाइडोब्लास्ट सेल अंदर जो स्पाइन है, जो कांटा है, वो तुरंत बाहर निकल कर आता है और अगले की टाटा फिश। तो कहीं ना कहीं ये इसके डिफेंस मैकेनिज्म में बड़ा यूज होता है नाइडोब्लास्ट सेल्स। साथ ही बात करें तो इनके अंदर बॉडी फॉर्म दो तरह के पाई जाती है। बॉडी फॉर्म दो तरह के मैं बात कर रहा हूँ इस ग्रुप की, नाइडोब्लास्ट सेल्स की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ बॉडी फॉर्म की। दो तरह की, कौन कौन सी बॉडी फॉर्म? एक पॉलीफॉर्म और एक मेडुसा फॉर्म। ठीक है, पॉलीफेज कैसी होती है? देखिए पॉलीफेज कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पर जो पहले एग्जांपल लिखो, एग्जांपल इज हाइड्रा। ठीक है, और यहाँ पर ये दिखते हैं बिल्कुल आपको अम्ब्रेला लाइक, ये बिल्कुल छतरी के जैसे इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो दिस इज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। और मेडुसा क्या होता है? इट इज अपसाइड डाउन अम्ब्रेला, मतलब उल्टी छतरी। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब अम्ब्रेला का कुछ इस तरह से होना चाहिए, सीधा अम्ब्रेला। आपने कभी हाइड्रा ध्यान से देखा हो, हाइड्रा तो आपने देखा होगा ना, कुछ दिखता है ऐसे, ऐसे दिखता है, ऐसे ही पूरा। तो ये तुम्हारा क्या पॉलीफेज ही तो हुआ। तो यहाँ पर पॉलीफेज में तुम्हारा कौन आ गया? हाइड्रा। और ये मेडुसा फेज तुम्हारा एग्जाम्पल तुमने पहले सॉलिड पढ़ा होगा।
एडाम्शिया, एडाम्शिया जो एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा मेडुसा का, ठीक है। सो भाई ये तुम्हारा हो गया पॉलिप और मेडुसा की बात कर ली, माने कुछ इसके मेंबर रहते हैं पॉलिप फेज में, कुछ रहते हैं मेडुसा फॉर्म में। माने जैसे हमारे अंदर तो सबकी एक ही बॉडी फॉर्म है, सब पैर नीचे रखते हैं, सर ऊपर होते हैं, लेकिन इनके किस में ऐसा नहीं है, कुछ चलते हैं सीधे, कुछ उल्टे, ठीक है। तो अगर हाइड्रा पॉलिप फॉर्म में पाया जाता है तो हाइड्रा के सारे जो वंश होंगे वो पॉलिप फेज में मिलेंगे, वो किसी और फेज में नहीं मिलेंगे। माने हाइड्रा कभी मेडुसा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे ही अगर एडेम्शिया है वो मेडुसा फॉर्म में मिल रहा है तो वो हमेशा मेडुसा फॉर्म में मिलेगा, कभी पॉलिप फेज में नहीं पाया जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो अपने अंदर चेंजेस शो कर सकते हैं। मैं समझा नहीं कैसे। ओबेलिया एक एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, ओबेलिया के अंदर खासियत यह है कि ये अपने पॉलिप फेज को मेडुसा में कन्वर्ट कर सकता है। आई मीन पॉलिप से मेडुसा बना सकता है और मेडुसा से पॉलिप बना सकता है। माने ये पॉलिप से मेडुसा बना सकता है, कैसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, और मेडुसा से पॉलिप बना सकता है किसके थ्रू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। माने यहाँ पर इनके बीच में इंटर कन्वर्जन हो रहा है। पॉलिप और मेडुसा के बीच के इंटर कन्वर्जन को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस। द कन्वर्जन ऑफ टू बॉडी फॉर्म दैट इज पॉलिप एंड मेडुसा इज नॉन एज मेटाजेनेसिस, जो कि ओबेलिया शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहानी होगी ओबेलिया के लिए। बट ये मेटाजेनेसिस पॉलिप हाइड्रा शो नहीं करेगा, एडेम्शिया शो नहीं करेगा, ठीक है। ये जिस फेज में वैसे रहेंगे, ये किसी और फेज में नहीं आने वाले। बट इनका ओबेलिया का सीन ऐसा नहीं है। कभी एग्जाम में पूछे कि मेटाजेनेसिस एग्जाम्पल दो, तो आपको क्या लिख कर आना है? ओबेलिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिख ही लिए हैं। और एक होता है कोरल। कोरल क्या होते हैं? कुछ नहीं, ऐसे सिलेंटेटा जिनकी बॉडी पे कैल्शियम कार्बोनेट की शेल पाई जाए उसको हम क्या बोलते हैं? कोरल्स, जो कि हम इनके मेंबर हुआ करते हैं। सो ये था आपका सेकंड आपका फाइलम दैट इज सिलेंटेटा। अब बात करते हैं थर्ड फाइलम की, दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि चमकता है। चमकता मतलब लाइट एमिट करता है। सो क्योंकि ये लाइट एमिट करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं टीनोफोरा के लिए। दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, जो कि टीनोफोरा बड़ी तरीके से शो करते हैं। एक चीज़ और, टीनोफोरा की अगर आप बॉडी देखें तो किसी फुटबॉल से कम नहीं होती। फुटबॉल की तरह इनकी बॉडी बिल्कुल स्फेरिकल होती है। और क्योंकि स्फेरिकल है दैट्स वाई ये क्या शो करते हैं? आपके रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इनकी बॉडी पे ना 8 कॉम्प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। कैसी होती हैं? वेट, दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर लें। हो गया। सो भाई यहाँ पर हम बोलते हैं कि दे हैव 8 कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ बताता हूँ। और इनके पास 2 टेंटिकल्स भी होते हैं। टेंटिकल समझते हो? टेंटिकल्स तरह से मान लो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और यू कैन से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो। स्पाइन तो नहीं बोलूँगा, थ्रेड लाइक बोल लो, बेटर रहेगा वो। सो यहाँ पे जैसे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मिलते हैं इनके पास, ऐसे 8 कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, ऐसे 8 मिलते हैं। सो दे हैव 8 कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर। इनको हम सी वेलनट या कॉम जेलीज भी बोला करते हैं, ठीक है। सी वेलनट या कॉम जेलीज भी हम बोला करते हैं। और साथ ही इनके पास हम बात करें, इनके पास निकले तो 2 टेंटिकल्स कुछ इस प्रकार से, इस तरह से, ठीक है। ऐसे इनके पास 2 टेंटिकल भी निकले होते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ याद क्या करना है कि इनके पास, इनको सी वॉलनट या कॉम जेलीज भी बोला करते हैं। 8 कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं, 2 टेंटिकल्स निकले होते हैं, और ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। दैट्स। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में मिलते हैं। साफ पानी में इनको ढूंढने में चले जाना भाई। सिलेंटेटा तुम्हें मिल सकता है साफ पानी में, पॉरीफेरा भी, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ठीक है। ये हमेशा आपको खारे पानी में मिलेंगे। ये पॉइंट का काफ़ी मेन था, मेराइन वाला, याद रखना। एग्जाम्पल बोलो तो एग्जाम्पल में टीनोप्लाना और प्लूरोब्लास्टिया, ये एग्जाम्पल हैं इसके। आप एनसीईआरटी देखेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। सो दिस वाज योर टीनोफोरा। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट फाइलम दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थिस। और प्लेटीहेल्मिन्थिस के साथ में हम बात करेंगे एस्केल्मिन्थिस की। दोनों को साथ में देख लेते हैं।
platyhelminthes, Aschelminthes. First of all, platyhelminthes is also known as flatworms because their body is flattened dorsoventrally, माने इनकी बॉडी फ्लैट होती है दोनों साइड से, डॉर्सल से भी और वेंट्रल से भी. सो डेंस डॉर्सोवेंट्रली दे हैव फ्लैट बॉडी. डॉर्सो मीन्स जो साइड बैक साइड होती है, वेंट्रल जो टूवर्ड द अर्थ साइड, जो साइड अर्थ को फेस करती है दैट इज वेंट्रल साइड, और जो अर्थ से अपोजिट हो वो डॉर्सल साइड. तो इनकी दोनों साइड कैसी होती है, फ्लैट होती है, कुछ इस तरह से. ये तीर नहीं है रामायण वाला. तो ऐसे इनकी बॉडी फ्लैट होती है. सो इनको बोलते हैं फ्लैटवर्म्स. और इनकी बॉडी में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मतलब जिस स्ट्रक्चर से अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालते हैं, वो इनके पास क्या कौन है, फ्लेम सेल्स. कितना आसान है ना, फ्लैटवर्म फ्लेम सेल्स, एफ से फ्लैटवर्म से फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल से अपनी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी में जो काम किडनी कर रही है वो इनकी बॉडी में काम कौन करेगा, फ्लेम सेल्स कर रही हैं. ठीक है. और साथ ही बात करें इनके जो मेंबर होते हैं दे आर पैरासिटिक, ये पैरासाइट हुआ करते हैं. और जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म होती है, मतलब जो इनकी पैरासिटिक, सारे तो नहीं लेकिन होंगे, लेकिन ज़्यादातर होंगे, जो पैरासिटिक फॉर्म होगी उनके पास हुक्स एंड सकर पाए जाते हैं. हुक्स एंड सकर ये वो स्ट्रक्चर है जो कि पैरासाइट को उसको और ज़्यादा डेंजरस बनाती है हमारे लिए. ठीक है. सो इनके पैरासिटिक फॉर्म के पास हुक्स एंड सकर भी पाए जाते हैं. फ्लेम सेल्स इनके पास पाए जाते हैं. बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है. एग्जाम्पल में लिखूंगा प्लेनेरिया. आप जानते हो दुनिया में इससे अच्छा रीजनरेशन तो कोई शो ही नहीं कर सकता. पढ़ा है आपने, तो वो इसी की बात हो रही थी. चलिए बात करें एस्केलमिंथिस की. उसे बोलते हैं फ्लैट वॉर्म, इसे बोलते हैं राउंड वॉर्म. क्यों राउंड वॉर्म, क्योंकि ये राउंड होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं राउंड वॉर्म. इसका जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स, इसका फेरिंग्स बना तो मसल से, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं दे गॉट मस्कुलर फेरिंग्स. ठीक है. और साथ ही इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी की जो वॉल होती है, दे कंटेन स्मूथ मसल्स. क्या होती है, स्मूथ मसल्स. उसी मसल की हेल्प से ये रेंगने के चल पाते हैं, वरना चलने के लिए पॉसिबल ही नहीं था. ठीक है. और नो डाउट इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को पाया जाता है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स मेल फीमेल बॉडी को आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट बॉडी. सो यहाँ पर मेल फीमेल अलग बॉडी पे पाए जाते हैं. आई मीन दे आर डायोशियस. आप जानते होंगे डायोशियस का मतलब क्या होता है. और नो डाउट इनके मेंबर भी क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जैसे कि प्लेटिहेल्मिंथिस के थे. आपने सुना है एलिफेंटियासिस, जिसमें पैर हाथी के जैसा हो जाता है, वो बीमारी इसी के मेंबर से होती है. इसका नाम है वुकरेरिया. और अगर आप और सुनेंगे, जैसे आपने सुना होगा एस्कैरियासिस. एस्कैरियासिस आल्सो कॉल्ड बाय एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड व्हिच इज अ मेंबर ऑफ एस्केलमिंथिस. एग्जाम पूछा गया है इसका, जैसे एक मेंबर है एस्कैरिस. एस्कैरिस में मेल फीमेल कैसे पहचानते हैं, बड़ा आसान है भाई. मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ी होगी. अब भाई फीमेल के सामने मेल क्या ही बोल सकता है, बेचारा कमज़ोर है. और दूसरी चीज़, मेल का एंड पार्ट लेस कब होता है, लेकिन फीमेल का एंड पार्ट हाईली कर्व्ड होता है. तो मेल और फीमेल एस्कैरिस में डिफरेंस ही यही है कि फीमेल की लेंथ ज़्यादा, मेल की छोटी. फीमेल का एंड पार्ट हाईली कर्व्ड, मेल का एंड पार्ट लेस कर्व्ड. ये दो डिफरेंस आप याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं. सो ये हो गया एस्केलमिंथिस के बारे में कहानी हो गई. ठीक है. इसके मेन पॉइंट्स क्या होगा, राउंड वॉर्म हो गए, स्मूथ मस्कुलर फेरिंग्स हो गया, स्मूथ मसल्स इसकी बॉडी वॉल के अंदर हो गए, पैरासाइट होते हैं, और एस्केरिस में डिफरेंस पूछने को पाया गया है. सो दिस इज योर प्लेटिहेल्मिंथिस एंड एस्केलमिंथिस. लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट फाइलम दैट इज एनिलिडा. एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा का जो वर्ड है, ये एनिलिडा वर्ड आया एन्युलस से. एन्युलस मीन्स होता है रिंग. कौन सा आ गया, ये वाला सिक्स्थ एनिलिडा. तो वर्ड आया ये एन्युलस से, माने रिंग. अगर आप इनकी बॉडी को ध्यान से देखें तो आपको लगेगा जैसे किसी ने रिंग जोड़ के इनकी बॉडी को बनाया है. आप इनकी बॉडी को ध्यान से देखें, आपको लगेगा किसी ने रिंग्स को ऐड करके इसे बनाया है. दैट्स वैसे हम क्या बोलते हैं, एनिलिडा. सो आपने देखा ना अर्थवॉर्म देखा ना, आपकी बॉडी कैसे रिंग की फॉर्म में लगी होती है, जैसे किसी ने रिंग से जोड़ के पूरे अर्थवॉर्म को बनाया है. एंड नो डाउट दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. और नो डाउट ये टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों में पाए जाते हैं. हाँ, एक मैं एग्जांपल लिखूँगा नेरिस. नेरिस एक ऐसे एग्जांपल है जो कि पानी में पाया जाता है, और इसके पास मिलता है पैरापोडिया नाम का स्ट्रक्चर. इस तरह से होता है ये डायग्राम. भाई थोड़ा सा देख लेना.
एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर जो इनकी बॉडी के साइड में होता है, वो स्ट्रक्चर इन्हें वाटर के अंदर क्या लोकोमोशन कराने में हेल्प करता है। सो ये बात होगी पैरापोडिक नेल्स के अंदर। आप ना जोक मतलब कोई ऐसे कॉमेडी वाला नहीं, जोक मतलब एक लीच जिसे हम बोलते हैं, लीच का है, लीच। और ये अगर किसी की बॉडी पर लग जाए तो भैया खून बहुत चूसता है, ठीक है, तो इसका खून चूसने में कोई जवाब नहीं है। तो वो जो लीच है वो इसी का मेंबर है, ठीक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके क्या क्या मेन पे। अच्छा, एक बात और याद रखना कि एनलिडा ने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो डेवलप करा वो है इसके पास क्या, नेफ्रीडिया। ये नेफ्रीडिया के थ्रू अपनी बॉडी का सारा मेटाबॉलिक वेस्ट निकाला करते हैं। नेफ्रीडिया इनके लिए इनकी किडनी होगी, बट किडनी नहीं है, ये अलग है किडनी से। सो यहाँ पे एग्जांपल में अर्थवॉर्म, लीच, ये सब आपका हो गया। दिस इज़ योर एनलिडा। अब बात करते हैं तुम्हारे आर्थ्रोपोड्स की तरफ। तो आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो आर्थ्रोपोड भाई ये क्या भला, ये तो खैर सब जानते हो, सबसे बड़ा फाइलम यही है, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम। इससे बड़ा फाइलम कोई नहीं है पूरे एनिमल किंगडम के अंदर। दुनिया में सबसे ज़्यादा एनिमल भी इसी के पाए गए, सबसे ज़्यादा इसी की स्पीशीज़ पाई जाती है। आर्थ्रोपोड को बोलते हैं दे हैव जॉइंटेड लेग्स। इनके पैर जो होते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पैर को टुकड़ों में काटा और फिर सबको जोड़ दिया, तो इनके पैर जुड़े हुए होते हैं, माने जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनके पास। और लार्जेस्ट फाइलम हो गया। अब यहाँ पे पता क्या है, इनकी सबसे बड़ी जो क्लास है उस क्लास का नाम है इंसेक्टा। अगर आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंसेक्टा, इसकी क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास की ह्यूज है, इसीलिए आर्थ्रोपोडा के नंबर ह्यूज है। सवाल है इंसेक्टा के नंबर इतने ह्यूज क्यों? क्योंकि इंसेक्ट जल्दी से मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते? इनकी बॉडी के बाहर एक शील्ड है जिसको बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो इन्हें बचाती है किसी भी मैकेनिकल इंजरी से। तो अगर ये इन्हें बचा रही है तो कहीं ना कहीं इससे इंसेक्ट की लाइफ बढ़ रही है। माने इससे इंसेक्ट की लाइफ अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर डेथ रेट कम होता है तो हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती ही बढ़ती है। सो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा बढ़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, और जो भी इस तरह की हम जो इंजरी दे सकते हैं उस तरह की बात हो रही है। बट ऐसा भी नहीं कि मरेंगे ही नहीं, आप मार सकते हैं, बट नॉर्मल केस में वैसे मरते नहीं है कि नॉर्मल इंजरी से, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा आर्थ्रोपोड। अच्छा, इसमें एक बात होती है रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। सो भैया आर्थ्रोपोड के कुछ में रहते हैं पानी में रहते हैं, कुछ रहते हैं सॉइल के। अगर पानी में रहेंगे सो नो डाउट क्या यूज़ करेंगे, पानी में रहेंगे तो यूज़ करेंगे गिल्स, बाहर रहेंगे क्या यूज़ करेंगे, लंग्स, ठीक है। सो ये इनके पास हो गया। सवाल इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं एक लिखता हूँ मालफिजियन ट्यूब्यूल। मालफिजियन ट्यूब्यूल एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल हो गया इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। देखिए मैं आपको जितना बता रहा हूँ ना ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो भी सारा नहीं है, जो ज़रूरी है वो बता रहा हूँ। कहीं सोचे कि नहीं इसमें हमें सर ने बहुत कुछ पढ़ाया था, वो जो पढ़ाया था पढ़ते रहना। सो मालफिजियन ट्यूब्यूल जो एग्जाम पूछा जा सकता है। और इसके बाद बात करें एग्जाम्पल्स के, एग्जाम्पल अट्टे मार लेना। जैसे एक होते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट, ग्रीगेरियस होते हैं जो झुंड में चलते हैं। अभी लोकुस्ट याद है, जो लोकुस्ट आया था, तो लोकुस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, टिड्डा बोलते हैं, लोकुस्ट, ये हमेशा ग्रुप में चलते हैं, तो ग्रीगेरियस पेस्ट से बोला करते हैं। इसमें से कुछ मेंबर वेक्टर होते हैं। वेक्टर मतलब फिजिक्स वाला नहीं, वेक्टर मतलब जो चीज़ों को कैरी करे, जो बीमारी को कैरी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो जैसे कि है ना एनाफिलीज मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया फैलता है तो वो वेक्टर की तरह काम करता है। एक है इसमें लिविंग फॉसिल, इसको बोलते हैं लेम्युलस, इसको बोलते हैं क्या, लिविंग फॉसिल्स। सो यहाँ पर ये बस कुछ ऐसे हैं, और मतलब एग्जांपल आपको याद करने नो डाउट। इसमें बताऊँ आपको क्या याद करना चाहिए, लार्जेस्ट फाइलम कौन है, दूसरा किसके थ्रू करें रेस्पिरेशन, गिल्स या बुक गिल्स। बुक गिल्स मतलब उसमें बुक की तरह पन्ने होते हैं, और या होता है बुक लंग्स, लेकिन उसमें बुक लंग में बुक की तरह पन्ने नहीं होते, वो बुक की तरह ओपन होता है। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कि कौन कहाँ रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग की चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर आर्थ्रोपोडा। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई चीज़ आपको नहीं बता रहा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, माने सिमेट्री वगैरह, क्योंकि जब पढ़ चुके दोबारा बताने का फायदा नहीं ना फिर, इसीलिए। इसके बाद बारी आती है तुम्हारे मोलस्क की, एंड देन एक्निडर्मेटा की। मोलस्क, एक्निडर्मेटा,
देखो भैया मोलस्क की बात करें तो नो डाउट इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। और इनकी बॉडी के 3 ही पार्ट होते हैं, हेड होता है, एक विसरल हम्प होता है, एक मस्कुलर फूट होता है। माने ऐसी बॉडी हम्प होती है, इसका हेड होता है, और यहाँ पर ऐसे एक विसरल हम्प होता है। कछुआ नहीं आएगा इसमें, कहीं दिखा रहा हूँ बना दिया, ऐसा नहीं। इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और जनरली इनके पास मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बट एक ग्रुप को छोड़ देना जो कि सेफेलोपोडा जैसे हम बोलते हैं। सेफेलोपोडा समझ में नहीं आया क्या बोल दिया मैंने, है सेफेलोपोडा कुछ नहीं, इसकी क्लास है जिसके अंदर एक, उस क्लास के अंदर क्या होता है कि सेफेलो मीन्स हेड, पोडा मीन्स पैर, जिनके सिर पे पैर लगे हैं वो सेफेलोपोडा में आते हैं। आपका ऑक्टोपस उसके सेफेलोपोडा वाले ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ऑक्टोपस का होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बट इसको छोड़ दो तो अब सबका ओपन ही होता है। बट एनसीईआरटी मेजर की बात करता है तो लिखता है मेजॉरिटी ऑफ द मोलस्क आर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मोलस्क शोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो ये इनकी बात होती है। रहने की बात करते तो ये नो डाउट दे आर एक्वाटिक इन नेचर एंड दे हैव गिल्स, ठीक है। इनके पास गिल्स पाए जाते हैं। मैं बात करूँ एक्रोडर्मेटा की। एक्रोडर्मेटा क्या मीन्स होता है कांटे, माने जिनकी बॉडी पे कांटे हो उन्हें हम बोलते हैं एक्रोडर्मेटा। जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश एक्रोडर्मेटा में आती है। कभी ध्यान से देखो तो स्टारफिश के पास ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे बोलते हैं क्या, एक्रोडर्मेटा। मतलब ये आते हैं एक्रोडर्मेटा में जस्ट बिकॉज दे गॉट स्पाइन ऑन देयर बॉडी, ठीक है। और इनकी बात करें, इनका एक होता है लार्वा, एक होता है एडल्ट। एडल्ट शो करता है रेडियल सिमेट्री, बट लार्वा शो करता है बायलेटरल सिमेट्री। समझदार आप भी होंगे। स्टारफिश आप जब भी बनाएंगे तो उसकी सिमेट्री कैसी आती है, रेडियल, कहीं से भी काटो इक्वली कट जाएगा। लेकिन लार्वा जो होता है, इसका जब लार्वा बनता है उसकी सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल। इस पॉइंट को आप याद कर लें कि एक्रोडर्मेटा के लार्वा की सिमेट्री बायलेटरल होती है और उसकी एडल्ट की सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। और इनके पास एक तरह का होता है वाटर कैनाल सिस्टम। देखिए अगर आएगा वाटर वस्कुलर सिस्टम तो आंसर पॉरीफेरा पे दिखाना, मतलब बताओ क्या चीज़ होती है। पॉरीफेरा जब पानी आता है ना बॉडी के अंदर, तो पानी जिस पाथ से एंटर करता है उसको बोलते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम आया तो पॉरीफेरा, वाटर कैनाल सिस्टम आया तो एक्रोडर्मेटा। अब ये क्या चीज़ है भैया, स्टारफिश की बॉडी में पूरा पाथ, एक वाटर फ्लो करने का एक पूरा सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये वाला कहाँ लगाओगे, एक्रोडर्मेटा में। तो यहाँ पे स्टारफिश आ जाती है, वहाँ पर आपका ऑक्टोपस वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि स्टारफिश आपके फिश नहीं है, इसको हम बस बोल रहे हैं फिश, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्रोडर्मेटा। और इसके बाद चाहो तो एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रिटल स्टार, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने बता दिया ऑक्टोपस। देन आता तुम्हारा कौन, हेमिकॉर्डेटा। देखिए हेमिकॉर्डेटा बताऊँ तो हेमिकॉर्डेटा सिर्फ इतना जान लीजिए, उनको आधे कॉर्डेट माना गया है। आधा कॉर्डेट क्यों, एक वर्ड आता है नोटोकोड। ये एक हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हार्ड रॉड लाइक, जो बॉडी के बैक साइड पे मिलता है, जो बॉडी के बैक साइड पे मिलता है। सो अगर किसी के पास ये नोटोकोड पाई जाती है तो हम उसे कॉर्डेट बोल देते हैं, और अगर नहीं पाई जाती उसे नोटोकोड बोल, उसे हम नॉन कॉर्डेट बोल देते हैं। भैया नोटोकोड एक हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी के बैक साइड पे पाई जाती है, बॉडी को किसी इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर किसी के पास नोटोकोड होगी तो वो माना जाएगा कॉर्डेट, और किसी पे नहीं होगी तो क्या माना जाएगा, नॉन कॉर्डेट। तो जितने भी यहाँ से लेके ये 10 तक है, ये सारे नॉन कॉर्डेट है, किसी पास भी कॉर्डेट नोटोकोड नहीं होता। लेकिन जो हेमिकॉर्डेट है, पहले इसको डाला गया था कॉर्डेट्स के अंदर। क्यों, इसके पास नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको लोगों ने समझ लिया वो नोटोकोड है। बाद में कहा भाई साहब नोटोकोड नहीं है, वो नोटोकोड के जैसे स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि नोटोकोड तो है नहीं वो, इसीलिए क्या करेंगे, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए इसको आज भी इसको हम आधा कॉर्डेट मानते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उसी की वजह से कि दे हैव नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बट इनके पास नोटोकोड नहीं है एक्चुअल का। हेमिकॉर्डेट अगेन खारे पानी में रहते हैं, और इनकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। इनकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। एक बात तो ध्यान रखें, जब भी आप ये चैप्टर या वीडियो देख रहे हो, एनसीईआरटी आपके साथ में होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये समझ पढ़ा रहा हूँ कि आपका एनसीईआरटी है, ताकि आप वहाँ चीज़ें देखते रहें लगातार, ठीक है। तो प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक ये हेमिकॉर्डेट के बॉडी पार्ट्स हो गए, ठीक है। और इसमें से बस तुम्हें एक चीज़ याद कर लेना कि इनके पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो इनके इसी बॉडी के पहले पार्ट के नाम पे ही है, प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि इनके केस में एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक है। दिस इज़ योर हेमिकॉर्डेट। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, दैट इज कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स को कैसे डिवाइड करा गया, जरा ये देख लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक बार में इसका पूरा ख़त्म ही कर दें।
कॉर्डेट्स में एक आता है एक एनाथोस्टोमेटा, एक एनाथोस्टोमेटा। एक एनाथोस्टोमेटा क्या होता है? एक एनाथो मीन्स, देखो ए मीन्स एब्सेंट, ग्नाथो मीन्स जॉ, जिनके पास जॉ, अच्छा स्टोमा मीन्स माउथ, जिनके माउथ में जॉ ना हो, जिनके जॉ में माउथ ना हो, जिनके माउथ में जॉ ना हो, वो किस में आएंगे? एक एनाथोस्टोमेटा में, माने जॉलेस मेंबर। इसका एक ही ग्रुप है साइक्लोस्टोमेटा, जिसके पास जॉ नहीं होता। अब क्योंकि जॉ नहीं है तो माउथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा, दैट्स वाई साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ। इनके पास कैसा होता है? सर्कुलर माउथ। आप जानते हो सर्कुलर माउथ सकिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है, इसीलिए ये पैरासाइट होते हैं, ये ब्लड सक करते हैं, खून चूसते हैं। किसका? फिशिस का। ये फिशिस का ब्लड सक करते हैं। ठीक, इनके पास 6 से 15 नंबर में गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। मैं गिल्स नहीं कह रहा, गिल स्लिट्स कह रहा हूँ। कभी देखा हो मछली की बात करो, ये तो मछली नहीं है, मछली के साइड में से कट लगा होता है, साइड में देखा कट, जहाँ से वो सांस मतलब एयर लेती है, वाटर लेती है, तो उसको बोलते हैं गिल स्लिट्स। तो हम क्या बोलेंगे? दे हैव 6 to 15 गिल स्लिट्स। देखो रहते तो खारे पानी में ही है, मजे की बात सुनना, रहते खारे पानी में, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। माने इनका रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर में जब रिप्रोडक्शन होता है तो फ्रेश वाटर में जो इनका लार्वा बनता है वो वापसी कहाँ आता है? खारे पानी में, क्योंकि वहाँ के लिए उसका टाइम जो ग्रोथ है वो सूटेबल नहीं होता है, दैट्स वाई, इसलिए। सो एक बात और, इनकी बॉडी पे कोई स्केल नहीं होता। कभी मछली देखिए तो मछली की बॉडी पे स्केल्स मिलते हैं, ऐसे स्केल मिलते हैं ऐसे, इनके पास कोई स्केल नहीं मिलता। ठीक है, तो इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। हाँ, विदाउट स्केल। ठीक है, विदाउट स्केल बॉडी मिलती है। और इनके पास अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। फिन्स समझते हो? जो साइड में से ना पंख होते हैं, इनको बोलते हैं फिन्स। इनके यहाँ से ये पानी को, मतलब पानी में मूवमेंट लाती है। तो कहते हैं कि अगर किसी को पेयर्ड फिन मिले तो वो फिश है। इनके पास पेयर्ड फिन्स नहीं होते, दे हैव अनपेयर्ड फिन्स, दैट्स वाई इसको हम फिश तो नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल की बात करूँगा तो एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हो टेरोमाइजोन। ठीक है, बाकी आप ऐसे देख लेना कि एग्जाम्पल ये है कि नहीं। ठीक है, सो ये हो गया आपका साइक्लोस्टोमेटा। देन बात करते हैं गैनाथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉ होता है, जिनके पास जॉ होता है, जिनके जैसे हमारे पास जॉ है माउथ में। तो इनके हमने बनाया 2 ग्रुप, एक बना पाइसेस, पाइसे मतलब मछलियाँ, एक बना हमने टेट्रापोड, जिनके पास हाथ पैर होते हैं वो टेट्रापोड में आते हैं। ठीक है, तो टेट्रापोड में कौन कौन आ गए? एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। ठीक है, ये 4 आ गए इसके अंदर। इसके अंदर कौन आ गए? 2 तरह के आ गए, कॉन्ड्रिसिथिस एंड ऑस्ट्रोसिथिस। इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश, इसको बोलते हैं बोनी फिश, जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, तो दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस फिश इसे बोलते हैं। दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन, इनकी बॉडी का जो अंदर का जो स्केलेटन है वो बोन से बना होता है, बोन लाइक मटेरियल से, दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं? बोनी फिशेस। देखिए, मैं अगर बात करूँ इनकी तो इसमें आती है शार्क। ठीक है, ऊपर दिखाऊँ उसको मैं? ठीक है, समझ जाना इसके ऊपर, इस तरह से। तो आप जानते हो शार्क का मुंह का होता है नीचे होता है, तो हम क्या बोलते हैं? इनका माउथ क्या होता है? वेंट्रल, मुंह नीचे होता है ना इनका। उनका मुंह का होता है बिल्कुल एंड में, इस तरह से मान लीजिए। तो इनका माउथ क्या हो गया? टर्मिनल। आप जानते हो शार्क 24 आवर स्विमिंग करती है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगी स्विमिंग तो डूब जाएगी नीचे। ठीक है, लेकिन ये नहीं डूब सकते, क्यों? इनकी बॉडी के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एयर ब्लैडर। क्या बोलते हैं? एयर ब्लैडर। उसके अंदर ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे क्या होता है अगर स्विमिंग नहीं भी करेंगे तो भी पानी बॉयंसी तो मिल रही होती है ना, नहीं तो डूबेंगे है ही नहीं। लेकिन इनके पास कोई एयर ब्लैडर नहीं होता, तो इसलिए इन्हें लगातार स्विमिंग करते रहनी होती है। अगर नहीं करेंगे तो भैया नीचे डूब जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो बॉडी पूरी इनकी फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ नीचे का तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इनका माउथ वेंट्रल, इनका टर्मिनल, इनके पास एयर ब्लैडर होगा, इनके पास नहीं होगा। इनके पास गिल्स की कवरिंग तक मिलती है बेचारों के पास, गिल्स की कवरिंग को बोलते हैं ऑपरक्यूलम, और इनके पास नहीं ऑपरक्यूलम, लेकिन इनके पास है ऑपरक्यूलम, मस्त ऑपरक्यूलम लेके घूम रहे हैं। और साथ ही बात करें इनके पास जो स्केल्स होती हैं, दे हैव
प्लेकॉइड स्केल्स। सो इनके पास क्या है, प्लेकॉइड स्केल्स। स्केल्स क्या होते हैं, वही सेम चीज़ यार, बॉडी पे ऐसे बनते हैं, ऐसे मिलते हैं, इनको बोलते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। इनके पास कौन से स्केल्स मिलते हैं, इनके पास मिलते हैं साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स। ठीक है, साइक्लॉइड टिनॉइड, देखो दोनों की शेप में फर्क है। जैसे मान लो इसकी शेप होगी इस तरह की शेप, इसकी शेप होगी इस तरह से, तो स्केल की शेप का फर्क होता है बस। ठीक है ना, तो एयर ब्लैडर एब्सेंट है, ऑपरेक्युलम एब्सेंट है, माउथ वेंट्रल है। ठीक है, और प्लेकॉइड स्केल इनके पास, साइक्लॉइड स्केल हो गए इनके पास, एयर ब्लैडर हो गए इनके पास, ऑपरेक्युलम, भगवान की हर चीज़ उनके पास है। ठीक है, इसके अंदर शार्क आ गया आपका एग्जाम्पल, यहाँ पर आपकी आ गई रोहू, कटला, ये सब फिशेज जो है ना, ये सब खाई जाती है नॉर्मली, ये सब इसके अंदर आया करते हैं, और दोनों खारे पानी में रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों साफ, दोनों खारे पानी में रहती हैं। सो ये हो गए इनके मेन पॉइंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपको हो गया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके अंदर कुछ ऐसे जो करंट भी मारते हैं। देखिए ट्राइगन, ट्राइगन जो है इसके पास जहरीले स्टिंग होते हैं, और एक है टॉर्पेडो। टॉर्पेडो तो भैया करंट मारता तगड़े वाला, इसके पास पॉइजन स्टिंग, और टॉर्पेडो के पास कहते हैं ना बिजली गिराने में हूँ आई, मुझको कहते हैं हवावाई, हवावानी मुझको कहते हैं टॉर्पेडो। टॉर्पेडो करंट मारती। सो ये हो गए तुम्हारे पाइसेस के बारे में, पाइसेस माने फिशेस के बारे में। और हाँ, इनके पास 2 चैम्बर हार्ट होते हैं फिशेस के बाद, आप जानते हो, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड, आई मीन दे आर पॉइक्लोथर्म। कोल्ड ब्लडेड वो जिनकी बॉडी का तापमान बदलता नहीं है बाहर के हिसाब से, मतलब सॉरी, जिनकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो बाहर के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर स्पीड तेज लग रही है स्लो कर लेना। फिर बात आती है तुम्हारे टेट्रापोडा के बारे में, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। तो देखो एम्फीबियन में आते हैं मेंढक। ठीक है, हमारे जो मेंढक वगैरह इसमें आते हैं, ये स्किन से सांस लेते हैं और अपने लंग से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन ये अपनी स्किन का ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं सबक्यूटेनस रेस्पिरेशन। पूछा गया है कि फ्रॉग इनमें से कौन सा रेस्पिरेशन मेनली यूज़ करता है, आंसर है सबक्यूटेनस रेस्पिरेशन, माने स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन ये लोग यूज़ करा करते हैं। एंड देन इसके बाद बात करें, सो भैया इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होती है, मतलब बहुत इनकी बॉडी में पानी वानी लगा रहता है, मस्त रहते हैं, लिम्स इनके पास हैं ही। और उसके बाद ये सॉइल और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, तो इनके लिए इनको खिताब मिला हुआ नो डाउट। सो इसमें बस इतना रखेंगे। और अगेन इनके पास होगा 3 चैम्बर हार्ट हो गया। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड ये भी हो गए। देन बात करें रेप्टाइल की, ये भी 3 चैम्बर्ड हो गए, ये 4 चैम्बर्ड, ये 4 चैम्बर्ड। ज़रा मैं थोड़ा साइड लिखता हूँ, ठीक है, तक दिक्कत ना हो। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, पॉइक्लोथम, पॉइक्लोथम, होम्योथम, होम्योथम। अब ये क्या लिख रहा हूँ मैं, होम्योथम भैया, पॉइक्लोथम माने कोल्ड ब्लडेड, होम्योथम मतलब वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड कौन हो गए, वार्म ब्लडेड हो गए तुम्हारे बर्ड्स और मैमल। बर्ड्स और मैमल काफ़ी गर्म खून वाले, आई मीन इनकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट ऑल द सीजन। उसके बाद रेप्टाइल अंडे देते हैं, ये एगले करते हैं, लेकिन हाँ बर्ड्स भी एगले करते हैं, ह्यूमंस तो एगले नहीं करते, आई मीन ह्यूमंस और मैमल्स एगले नहीं करते, एक्सेप्शन है, ऑलवेज आर ऑलवेज देयर, लाइक जैसे प्लेटिपस हो गया, प्लेटिपस एगले करता है, मैमल होने के बावजूद तो एगले कर रहा है, ये तो सरासर बदनामी वाली बात हो गई। मैमल किसे बोलते हैं, जिसके पास मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, जिसके पास मेमरी ग्लैंड पाए जाए उसे बोलते हैं मैमल्स। मेमरी ग्लैंड क्या होता है, जो कि मेल में डेवलप नहीं था लेकिन फीमेल में होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोला करते हैं फीमेल केस में, मेल केस में चेस्ट बोला करते हैं। तो मेमरी ग्लैंड अगर किसी के पास है, अगर किसी मेमरी ग्लैंड है, वो मैमल में आएगा, जैसे काऊ, डॉग, बफेलो, कैट, रैट, ये सब किस में आएंगे, ये सब तुम्हारे मैमल्स के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, बर्ड्स तुम जानते हो किसमें कौन कौन आते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, जो बर्ड्स होती हैं इनके ब्लड में सबसे ज़्यादा आरबीसी होती है, क्योंकि उनको उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दैट्स वाई इनके ब्लड में सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई, सबसे ज़्यादा आरबीसी वर्ल्ड में इन्हीं के ब्लड में पाई जाती है। और ब्लड्स और बर्ड्स को उड़ने के लिए जो चीज़ इनको चाहिए वो सब भगवान ने दे दी। क्या दे दी, इनकी जो बोन्स होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं। तुम्हें जो भी नॉन वेजिटेरियन हो उसे पता होगा, बर्ड्स की बॉडी अंदर, जो कभी तुमने खाया हो तो बर्ड्स की बॉडी के अंदर बोन के अंदर खाली जगह होती है, और बोन इनकी होलो होती है, उनकी होलो बोन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स। सो होलो बोन से इनके बॉडी का वेट कम हो गया, आराम से लिफ्ट कर जाते हैं। इनके पास हाथ की जगह पे इनका विंग्स आ गए जिससे फेदर्स लगे होते हैं। ठीक है, और इनके पास बीक पाई जाती है, आप यूजुअल इतने खैर को मालूम है, इससे क्या बताऊँ मैं। ठीक है, और अंडे देते हैं, बस इसमें इतना ही है। देखिए ये 4 चीज़ तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें आई थिंक मेरी नीड भी इतनी नहीं रहेगी। सो यहाँ पे आपको सिर्फ जो मेन चीज़ थी वो पढ़ा दी मैंने, आपके पाइसेस, साइक्लोस्टोमेटा, आपके एस्केलमेंथिस,
प्लेटिहेल्मिन्थिस, पॉरीफेरा और जो बेसिक फीचर जो शुरू में थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी एक लाइक करे जाना मतलब बनता ही है, क्योंकि 1 घंटे खड़े होकर पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है, जबकि कॉन्टिन्यूस बनाई जाती है। ऐसा तो है नहीं कुछ स्क्रिप्टेड होता है कि नहीं ऐसा बढ़ाना, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो बस आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे विनय बालाजी। टाटा बाय, शब बखैर। और इंस्टाग्राम का पेज लाइक करना